देखिए कई बार होता है, हम देखते हैं कि वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। होता है ना। और अक्सर देखिएगा कि कोर्ट जो है वाइफ का साइड लेगी, हस्बैंड का साइड नहीं लेगी। कोर्ट वाइफ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगी। ऐसे हालात में अगर हस्बैंड मेंटेनेंस के केस को जीतना चाहता है तो कैसे जीतेगा, क्या तरीका होगा? बस उसी ट्रिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बस 5 मिनट हमारे साथ बने रहिए। इतना बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा कि आप देखिए और आराम से समझिए। सबसे पहली बात, अगर मेंटेनेंस के केस को जीतना है तो आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को फोकस्ड रखिए। आप 5 में से किसी एक पॉइंट को भी टारगेट कर लें और प्रूफ कर दें तो मेंटेनेंस का पूरा केस जो है वो आपके हाथ में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप जो वाइफ ने जो पिटीशन फाइल किया है उस पिटीशन को अच्छी तरह से और ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप इस पे ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिए और उनके पिटीशंस को बड़े ध्यान से पढ़िए। जाहिर सी बात है, उन्होंने पूरे पिटीशंस में वो क्यों अलग रह रही हैं उन्होंने उस रीजंस को स्पेसिफाई किया होगा। हो सकता है कि उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, जो क्रुएल्टी हुई हो, वो सारी बातें लिखी हो। लेकिन ये सारी बातों को लिखने के क्रम में क्या उन्होंने ये पिटीशन में कहीं लिखा है कि वो मेंटेन करने में अपने आप को अनेबल है, उनकी कोई अर्निंग नहीं है और वो अर्निंग कर भी नहीं सकती हैं और अपने आप को मेंटेन करने में वो अनेबल है? क्या ऐसा कोई पॉइंट है पूरे पिटीशन में कहीं? अक्सर मैंने कई बार देखा है, मेंटेनेंस के पिटीशन को पढ़ी है और मैंने इसमें सारे पॉइंट्स पढ़े देखे, लेकिन अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ ये बात नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो फर्स्ट हियरिंग में, सेकंड हियरिंग में आप कोर्ट में ऑब्जेक्शन प्लेस आउट कीजिए कि ये पिटीशन जो है सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली नहीं है और ना होने की वजह से ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं है। आप जज साहब को बताइए कि पूरी की पूरी जो ये पिटीशन है ये डोमेस्टिक वायलेंस का पिटीशन है और डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। यकीनन आपकी बातों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और पॉसिबल है कि मेंटेनेंस के जो 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 वहाँ पे जो अप्रोच है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और पिटीशन जो है वो वहीं पे डिसमिस हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, अगर उन्होंने लिख दिया है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, लिखा है पिटीशन में, तो अब आप आगे बढ़िए। अभी और भी आपके पास केस को जीतने के बहुत आसार है। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए कि क्या आपने उनको नेगलेक्ट या रिफ्यूज किया है मेंटेन करने से? ऑब्वियस सी बात है। और उन्होंने आपको कहा है पॉसिबल और आपने मना किया है मेंटेन करने से, पैसे देने से, तभी ये सूट फाइल की गई है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वाइफ जानबूझ करके चली गई है, अपने मायके चली गई है, कहीं भी चली गई है और वहीं से मेंटेनेंस का सूट फाइल कर देती हैं और कहती है कि मुझे वापस भी नहीं आना है और आप वहीं बैठे बैठे हमें मेंटेनेंस दो। आप एक काम कीजिए, सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 की एप्लीकेशन लगाइए उसी कोर्ट में और वहाँ कहिए कि आप अपनी वाइफ को साथ रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं देंगे बिकॉज पॉसिबल है कि आप अपना घर, अपनी फैमिली को आगे चलाना चाहते हैं। कोर्ट उनसे पूछेगी कि भाई बताइए क्या रीजन है, आप क्यों नहीं साथ रहना चाहते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो वाइफ रीजन बता रही है वो रीजन जो है गलत है, सस्टेनेबल नहीं है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में फिर से चांस है कि उनका मेंटेनेंस का जो पिटीशन है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टारगेट इसको रखिए, सेकंड टारगेट आप इसको रखिए। फर्स्ट आप अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ को रखिए और सेकंड टारगेट नेग्लेक्ट और रिफ्यूज, मतलब हमने नेग्लेक्ट या रिफ्यूज नहीं किया है मेंटेन करने से, हमने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप थर्ड टारगेट को क्या रखेंगे? अब देखिए तीसरा टारगेट, दैट वाज तीसरा टारगेट आपको ये दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये बताना है कि बिना कोई सफिशिएंट रीजन के वो हमारे साथ नहीं रह रही है। वो जो अलग रह रही है, अलग रहने का, उनके अलग रहने का कोई रीजन नहीं है। वो कई सारी बातें बताएंगे, इस अलग रहने के रीजन्स को बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो रीजन स्पेसिफाई करती है कि देखो साहब ये अभी हमको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है,
तो हम घर जाएंगे तो क्या हमें पैसे देगा, ये भी रीजन बता सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर 498 ए चल रहा है, पॉसिबल है, इसी वजह से हम साथ नहीं रहेंगे। देखिए इसका भी डिफेंस आपके पास अप्रोप्रिएट है। अगर वो एक तरफ कहती है कि 498 ए चल रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है जिस वजह से वो साथ नहीं रहना चाहती है, तो आप पिटीशन में एक बात और दिखा सकते हैं, भले ये सारे केसेस चल रहे हैं लेकिन आपने पिटीशन में अपनी हाथों से बड़ी अच्छे से लिखा है कि आप फैमिली को चलाना चाहते थे, वो आपका हस्बैंड ही है जो फैमिली नहीं चलाना चाहता है, आपको साथ नहीं रखना चाहता है। आपने पिटीशन में ये बात अपनी आप लिखा है। इवन 498 ए क्रुएल्टी डोमेस्टिक वायलेंस होने के बावजूद भी आप फैमिली के साथ चलना चाह रहे थे, ये बात अपने आप आपने अपने पिटीशन में लिखा है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में 498 ए का डिफेंस लेना कि 498 ए का केस चल रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस की केस चल रही है, इसी वजह से साथ नहीं रहेंगे, ये कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं होता है। आप उनकी बातों को उनकी पिटीशन से क्रॉस कीजिए। अच्छा, एक रीजन और जीतने का बहुत अच्छी बात हो सकती है, अगर आप उनकी एडल्ट्री प्रूव करते हैं। मान लो कि उनकी एडल्ट्री है और आप उनकी एडल्ट्री को प्रूव कर देते हैं। एडल्ट्री का मतलब जो उनका अफेयर, उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, अगर इन बातों को प्रूव करते हैं तो भी मेंटेनेंस का केस जीतने का 100% चांस बन जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी एडल्ट्री है तो प्रूफ करना मुश्किल नहीं है। आप उनके फोन का, मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, कॉल, उनका जो लोकेशन है, सीडीआर है, वो निकलवा सकते हैं मोबाइल का कोर्ट से। कैसे निकलवाया जाता है कि एडवोकेट्स को पता होता है, वो कौन सा सेक्शन को सीआरपीसी के यूज करेंगे और बड़े आराम से निकलवा सकते हैं, ये सारे एडवोकेट को पता होता है। तो आप उनके फ़ोन लोकेशंस, उनके व्हाट्सएप चैट, उनके जो भी चैट्स होते हैं, उन सभी की डिटेल निकलवा सकते हैं। और निकलवाने के बाद जो है पॉसिबल है आप कोर्ट के सामने इन बातों को रख सकते हैं, उनकी एडल्ट्री आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स अगर आपके काम ना आए तो पॉसिबल है आप सफिशिएंट मीन्स के पॉइंट पे आ सकते हैं कि साहब हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, अपनी इनकम नहीं है, अपनी अर्निंग नहीं है, और इसके लिए आपको एक कोर्ट में एफिडेविट देनी पड़ती है। जितनी अर्निंग आप कोर्ट को बताएंगे एफिडेविट में, कोर्ट उतनी ही अर्निंग आपकी कंसीडर करेगी और उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस फिक्स करेगी। लेकिन अगर आप झूठ बोल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप झूठ बोल दें, बिकॉज आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, ये सब देने पड़ते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप झूठ बोल दिए तो एक अलग से केस फाइल हो सकता है आपके पास, आपके ऊपर 340 की प्रोसीडिंग चल सकती है। तो आप ध्यान से रखिएगा, आप झूठ मत बोलिएगा, प्रॉपर चीज़ों को स्पेसिफाई कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं साहब आप इनमें से कुछ में भी नहीं फॉल कर रहे हैं, कहीं भी फॉल नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबल है आप आराम से कोशिश कीजिए कि कम से कम मेंटेनेंस फिक्स हो। अकॉर्डिंगली कोर्ट को आप पॉइंट आउट कीजिए कि आपकी कहाँ पे गलती है, सही है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी और भी कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लेकर के आते रहेंगे। ठीक है।